बच्चों, एक सप्ताह का समय बचा है। अध्यापक पात्रता परीक्षा आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बहुत मस्ती से पढ़ते जाएं। ये पेपर बहुत आसान आने वाला है, चिंता की बिल्कुल कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये आखिरी सप्ताह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसकी मेहनत आपके जरूर काम आने वाली है। ओके, आज आपके लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। एक तो आपको शुभकामनाएं तो खैर हम रोज़ देते ही रहेंगे, साथ में अभी एक ग्रेडिंग्स में एक बदलाव हुआ है। उस बदलाव के बारे में बात करने के लिए वीडियो में लेके आया हूँ। गांव से बना रहा हूँ और कुछ बेहद महत्वपूर्ण और खास बातें परीक्षा से संबंधित हम इसमें करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो चलिए यहीं पे बताता हूँ। ओके, वो एक्चुअली क्या है कि आपको याद है हमने सीसी के बारे में बहुत सी चर्चाएं की हैं हमारी बुक में, जो च्यवन प्रकाशन से आती हैं। रीट की, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, तीनों आ चुकी हैं। पीटीआई भी कल परसों जारी हो जाएगी। बुक में हमने बात करी है, रीट वाली बुक जो हमारी 2 महीने से मार्केट में है, धमाल मचा रही है, कमाल कर रही है। उसमें हमने सीसी के बारे में बहुत कुछ बताया, आपको याद है ना। उसके अलावा हमारे ऐप साइकोलजिया पे भी हम सीसी की बहुत बात कर चुके हैं, याद है आपको। उसके अलावा आपसे ऑफलाइन क्लासेस में बहुत से इंटरेक्शन हुए हैं, याद है आपको। क्या याद है आपको, बताना ज़रा। कि राजस्थान में सीसी 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक ही लागू है, न कि 1 से 8 तक। पहली बात। दूसरी बात, आपको रिवाइज भी हो जाए। दूसरी बात, आपको याद है सीसीई में केवल 3 समेटिव असेसमेंट महत्वपूर्ण होते हैं। पहली से 5वीं तक की बात कर रहा हूँ। SA1, SA2 एंड SA3। SA1, SA2, SA3। SA1 में पाठ्यक्रम का विभाजन है 45%, SA2 में 40% और SA3 15%। ठीक है, ध्यान है ना आपको। 45%, 40% और 15% पाठ्यक्रम विभाजन है। तीसरी बात ऐसे सीसी की आपको ध्यान है, और वो ये थी, याद करें, कि पहली से 5वीं तक, कक्षा 1 से 5 तक केवल 3 ग्रेड्स बच्चों को दी जाएंगी, ABC। मेरे शब्दों पे गौर करना। पहली से 5वीं तक सभी बच्चों को केवल 3 ग्रेड्स, लेकिन 5वीं की जो परीक्षा होगी, एग्जाम होगी, उसके बच्चों को अलग से 5 ग्रेड्स। दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ये 3 ग्रेड्स हम आपको बता चुके हैं, ABC। ए कौन से बच्चों को? ए उन बच्चों को मिलेगा, ए ग्रेड उन बच्चों को मिलेगी जिनमें अपेक्षित स्तर की अधिगम योग्यता होगी। कौन सी अधिगम योग्यता होगी? अपेक्षित स्तर की अधिगम योग्यता होगी। बी उन बच्चों को जिनमें मध्यम स्तर की अधिगम योग्यता होगी। और सी उन बच्चों को दी जाएगी जिनमें आरंभिक स्तर की अधिगम योग्यता होगी। ये बात आप बखूबी जानते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखना था आपको कि साहब सब जिनको ए ग्रेड मिलती है, अपेक्षित स्तर की अधिगम योग्यता होती है, कौन होते हैं वो बच्चे? तो वो बच्चे ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते हैं, शिक्षक की उनको आवश्यकता नहीं होती। स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मतलब प्रोफाउंड वाली बात नहीं है। स्वतंत्र रूप से करने का मतलब है लिखने पढ़ने वाली बात। तो ए उनको मिलती है जो स्वतंत्र रूप से लिख पढ़ सकते हैं। बी मध्यम स्तर की अधिगम योग्यता वाले वो बच्चे हैं जिनको शिक्षक की आवश्यकता होती है, शिक्षक जरूरी है, शिक्षक की सहायता से काम करते हैं। और सी आरंभिक स्तर की अधिगम योग्यता वाले बच्चे वो हैं जिनको शिक्षक की विशेष सहायता की आवश्यकता है। ये बात हम आपसे बहुत बार कर चुके हैं। लेकिन जो बात आज आपको बतानी है वो ये है। उससे पहले एक बात और सुने। हम ये भी जानते हैं कि साहब SA3 जो 15% सिलेबस को कवर करता है, उसके लिए केवल 5वीं कक्षा के लिए, ओनली फॉर क्लास 5, एक परीक्षा आयोजित की जाती है, बोर्ड परीक्षा। और उस बोर्ड परीक्षा में बच्चा जितने मार्क्स ऑब्टेन करता है वो उसके मार्कशीट में लिखे जाने चाहिए थे ना। तो उन मार्क्स की जगह मार्कशीट में ग्रेडिंग लिखी जाती है। तो दरअसल ये ग्रेडिंग केवल 15% SA3 के स्थान पे होने वाली केवल 5वीं कक्षा की उस परीक्षा की है। ठीक है। और इसमें अब तक हमने जो ग्रेडिंग्स पढ़ी हैं वो 5 ग्रेडिंग्स हैं, आपको याद होगी शायद। याद है ना आपको? वो 5 थी, A+, A, B, C और D। 5 ग्रेड्स थी ना। A+ कौन से बच्चों को? जिन्होंने उस 5वीं वाली बोर्ड परीक्षा में 91 से लेके 100 तक मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। 91 से 100 नंबर वालों को A+, 76 से 90 वालों को A, 91 से 100 वालों को A+, 76 से 90 वालों को A, 61 टू 75, 61 से 75 वालों को B, 41
टू 60, 41 से 60 मार्क्स वालों को सी, और फाइनली 0 से 40 वालों को डी ग्रेड अब तक मिलती थी। एट द एंड ऑफ मई जो नया आदेश आया उसके पहले तक परीक्षा में बहुत संभावना है कि पुरानी ग्रेड पे प्रश्न आए और बहुत संभावना है कि नए वाले ग्रेड पे भी प्रश्न आए। तो आपको दोनों ध्यान रखनी है, ठीक है ना, याद रहेगा आपको आराम से। हम आपको बता चुके हैं खूब 40, 60, 75, 90 और 100 ए प्लस ABCD। अब तक ये 5 ग्रेड्स दी गई थी 5वीं वाली परीक्षा में, लेकिन अब जो नया आदेश आया है उसमें 5वीं परीक्षा की वो ग्रेड्स थोड़ी सी बदली गई हैं, और ये 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा दोनों के लिए है, ये ध्यान रखना। सीसी तो केवल 5वीं तक लागू है, लेकिन 5th और 8th दोनों में समान ग्रेड्स हैं। थोड़ा कोरोना के कारण बदलाव हुआ। दूसरी बात, फेल करने वाली बात आई, आपको याद है RT 2009 के अनुसार किसी भी बच्चे को आरंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक रिटेन नहीं किया जा सकता, रिटेन नहीं किया जा सकता, धारा 16 कहती है ना। लेकिन आपको पता है धारा 16 में संशोधन हो चुका है कि साहब 5वीं और 8वीं कक्षा में आप किसी बच्चे को अनुत्तीर्ण कर सकते हो, लेकिन उसको एक चांस मिलेगा, 2 महीने का टाइम देंगे, ठीक है। इसलिए आपको पता है अभी मैं मार्कशीट देख रहा था बच्चों की, तो उन पे सप्लीमेंट्री लिखाया है, अनुत्तीर्ण लिखा नहीं है, और वापस उनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं जिनके सप्लीमेंट्री है, और उनको वापस अभी 2 महीने का गैप है और अभी उनकी वापस परीक्षा लगने वाली है, जिसमें निश्चित रूप से वो पास हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई बच्चा फेल होता है तो आपको पता है ना, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन HM लेगा, वो पेपर में नाम आएगा उस बच्चे का, याद है, ओके। तो क्या खास बात क्या है, 5वीं और 8वीं कक्षा की नई ग्रेडिंग्स, 5वीं और 8वीं कक्षा की नई ग्रेडिंग्स, देखिए नई ग्रेडिंग्स क्या हैं जो अभी प्रभावी हैं। अब A+ हटा दिया और A, B, C, D और E 5 ग्रेड्स कर दी हैं साहब, ठीक है। A ग्रेड उनको मिलेगी जिनको 86 से लेके 100 तक मार्क्स मिलेंगे उस परीक्षा में, जिसको बोर्ड परीक्षा कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए कहते हैं। B ग्रेड उनको दी जाएगी जिनको 71 से लेके 85 तक मार्क्स मिलेंगे। C ग्रेड उनको दी जाएगी जिनको 51 से लेके 70 तक मार्क्स मिलेंगे। डी ग्रेड उनको मिलेगी जिनको 33 से लेके 50 तक मार्क्स मिलेंगे, और ई ग्रेड उनके लिए है जिनको 0 से लेके 32 तक मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखना, A 86 से 100, B 71 से 85, C 51 से 70, D 33 से 50 और E 0 से 32, यानी 32, 50, 70, 85, 100, कोई भी फिगर याद रख लेना आप। और इसमें जो ई ग्रेड जिन बच्चों को मिलती है उन बच्चों को अभी सप्लीमेंट्री दी गई है, यानी वो रिटेन किए जाने की कतार में हैं, पर उनको 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। धारा 16, RT की धारा 16 याद है आपको, ओके। तो ये नई ग्रेडिंग्स थी जो हमने आपको बताई। उम्मीद करता हूं कि आप इसका ध्यान रखेंगे और पुरानी ग्रेडिंग्स का भी ध्यान रखेंगे। ABC तो अभी भी है, पहले भी थी, वो तो पहले से 5वीं तक है, ध्यान रखना। केवल परीक्षा की ग्रेडिंग्स की बात करेंगे तो फिर इस बार ABCDE और उससे पहले तक पता नहीं कौन सी बात आ जाए परीक्षा में, A+ ABCD दोनों ग्रेड्स का आप ध्यान रखेंगे, ओके। मस्ती से पढ़ते जाइए, कोई चिंता नहीं है, पेपर बहुत आसान आने वाला है आपका, ओके। लेकिन फिर भी ये आखिरी के 6-7 दिन है, उनका पूरा यूज़ करना है, पूरा फायदा उठाना है, ओके। दूसरी बात, अब चलते हैं हम आज के सवालों की तरफ जो बहुत खास हैं आपके लिए, बहुत खास हैं। चलिए साहब, पहला प्रश्न है, राजस्थान में कोरोना के कारण सत्र 2022-23 में चलाए गए ब्रिज कोर्स का संबंध किससे है? कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 12, कक्षा 1 से 8 या कक्षा 1 से 10? बहुत ही बेहतरीन सवाल। मैंने ये सारे जो प्रश्न लिए आप देखना, मजा आ जाएगा आपको, कौन जाने कितने काम आए आपके, ओके। चलिए साहब, तो हम आपको बता दें कि राजस्थान में सत्र 2022-23 से एक्चुअली कोरोना के कारण, पता है आपको, पिछले 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, और अचानक से बच्चे जब स्कूल में आएंगे तो उनको उस लेवल तक कैसे लाएं? इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है, कार्यक्रम चलाया है। उस कार्यक्रम को हम बोलते हैं राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, थोड़े दिन पहले CM साहब ने उद्घाटन किया था। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, और इसी के तहत चलाया गया है ब्रिज कोर्स। क्या चलाया गया है? ब्रिज कोर्स, ध्यान रखेंगे, ब्रिज कोर्स आपके BEd और STC वाला नहीं है, ये ब्रिज कोर्स बच्चों के लिए है।
ब्रिज कोर्स में क्या होगा? ब्रिज कोर्स में बच्चों को अगली कक्षा के लिए तैयार करने से पहले शॉर्ट में 3 महीने का होगा ब्रिज कोर्स, ध्यान रखना 3 महीने का। शॉर्ट में उन बच्चों को बहुत आसान तरीके से, जिसमें रटने के बजाय समझने पर बल दिया गया है, अपडेट कर देंगे। और इस अपडेशन वाले कोर्स का नाम है ब्रिज कोर्स, और ये चल रहा है कक्षा 1 से 8। ब्रिज कोर्स कक्षा 1 से 8 तक चल रहा है सत्र 2022-23 के लिए। याद रहेगी ये बात आपको? ओके। और शिक्षा के, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, ये तो आपको जरूर ध्यान रखना है। ये अभियान है जो मुख्यमंत्री ने शुरू किया था, इसके तहत इसको किया है, और ये 3 माह का है। ब्रिज कोर्स क्या है? बच्चों को अपडेट करने के लिए कुछ कंटेंट्स जो पुरानी क्लासेस से संबंधित हैं उनको भी देना है। खास बात है, ब्रिज कोर्स में 1 साल में 3 बार आकलन होना, ब्रिज कोर्स में 3 बार आकलन होना है, माफ करें, और इसमें रटने के बजाय सीखने पर बल दिया जाना है। ओके, सवाल नंबर 2, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये, दरअसल ब्रिज कोर्स की बात है। कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? ध्यान देना। पहला ऑप्शन है रेडीनेस कार्यक्रम कक्षा 1, दूसरा है पहल कक्षा 2 व 3, तीसरा प्रयास कक्षा 4 व 5, चौथा सभी। तो ध्यान देना बच्चों, एक्चुअली जो ब्रिज कोर्स शुरू किया है, उस ब्रिज कोर्स में उसके कंटेंट्स भी सरकार ने जारी किए हैं, उसकी पुस्तकें भी छाप दी हैं। तो उन पुस्तकों के नाम हैं, ध्यान रखना ये। तो याद रखना, ब्रिज कोर्स से संबंधित पुस्तकें स्कूल में कक्षा 1 के लिए है रेडीनेस कार्यक्रम। कक्षा 1 के लिए क्या है? रेडीनेस कार्यक्रम। इसका मतलब ये है कि साहब पहली क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं वो जानते नहीं स्कूल क्या होता है। आपको पता है ना कि पहले हम सुनते थे छोटे थे कि साहब 20 वर्ष बाद में बाड़मेर में बारिश हुई, जैसलमेर में बारिश हुई, तो बच्चे जवान हो गए, उनको पता नहीं था बारिश क्या हो रही है, पहली बार जिंदगी में देखा तो वो घबरा गए, ये क्या है। तो वैसे ही बहुत से मासूम बच्चे पहली बार आए हैं ना, तो वो कोरोना के कारण से 2-3 साल से स्कूल गए नहीं थे, तो अभी वो सोच रहे हैं कि ये क्या होता है। तो इसके लिए एक रेडीनेस कार्यक्रम चलाया गया है पहली क्लास में। रेडीनेस कार्यक्रम का मतलब होता है कि बच्चों को बस स्कूल आने के लिए और पढ़ने के लिए रेडी कर दो, ठीक है ना, रेडीनेस। उसमें पता क्या होता है? उसमें बच्चों को खेल खिलाते हैं, बच्चों को खुशियाँ देते हैं, एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें होती हैं, तो स्कूल में बहुत मज़ा आता है बच्चों को, तो उनको आनंद आ जाए साहब। आनंद, एक क्लास का नाम ही आनंद है, एक पीरियड का नाम ही आनंद है। तो रेडीनेस कार्यक्रम याद रखेंगे, कक्षा 1 के लिए है। और रेडीनेस एक्चुअली बुक है पूरी की पूरी। रेडीनेस जो कक्षा 1 में बच्चों को अभी 3 महीने तक इसमें दी गई गतिविधियां और खेलों और गीतों के आधार पे हम स्कूल में उनके साथ खेलेंगे। कक्षा 2 व 3 के लिए जो बुक है उसका नाम है पहल। उसका नाम क्या है? पहल। और कक्षा 4 व 5 के लिए जो बुक है उसका नाम है प्रयास। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आंसर सभी है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये नई बात पता लगी। कक्षा 1 के लिए ब्रिज कोर्स में जो बुक आई है, राजस्थान सरकार ने दी है, राजस्थान के हर विद्यालय में है, हर शिक्षक इसको पढ़ा रहा है। पढ़ाने का मतलब बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। उसका नाम है रेडीनेस कार्यक्रम। तो कक्षा 1 की बुक का नाम रेडीनेस कार्यक्रम, कक्षा 2 व 3 की बुक का नाम पहल पहल पहल, कक्षा 4 व 5 के बुक का नाम प्रयास। तो उम्मीद करता हूं रेडीनेस, पहल और प्रयास आप ध्यान रखोगे परीक्षा हॉल तक। तीसरा प्रश्न, ओके, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, एक साथ कुछ बातें हमने ली हैं इसमें, और वो है हमारे शिक्षक हमारे हीरो हैं। हमारे शिक्षक हमारे हीरो हैं, किसका आधार वाक्य है? निष्ठा कार्यक्रम, दीक्षा कार्यक्रम, स्माइल कार्यक्रम, या फिर SIQE कार्यक्रम। तो मेरे ख्याल से निष्ठा, दीक्षा, स्माइल और SIQE के बारे में बातें करना बहुत जरूरी है। SIQE तो आप जानते हैं क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं, लेकिन निष्ठा, दीक्षा और स्माइल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि 3 प्रोग्राम जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो पिछले 2 साल में खूब चले हैं, जिनका कोरोना से भी संबंध रहा है, जिनका डिजिटल डिस्टेंस रिमोट एजुकेशन से भी संबंध रहा है, जिनमें स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत खास रहे हैं, जिनमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात भी की गई है। और वो 3 बेहद खास प्रोग्राम हैं, जिनमें पहले का नाम याद रखना आप, वो है दीक्षा। दीक्षा चला था, मोटे तौर पे बताता हूँ आपको, वैसे मैंने आपको परीक्षा में इसकी डेट पूछी जा सकती है, इसकी डेट मैंने दे दी है, चिंता नहीं करें आप। तो सबसे पहले दीक्षा जो सितंबर 2017 में शुरू हुआ था, सितंबर 2017 में। दूसरा प्रोग्राम निष्ठा, निष्ठा जो अगस्त 2019 में शुरू हुआ था। याद रखना, सबसे पहले दीक्षा 2017 में, उसके बाद निष्ठा 2019 में, और
अभी स्माइल स्माइल प्रोग्राम अप्रैल 2020 में शुरू हुआ है। तीनों के बारे में कुछ हमको समझना है। सबसे पहले देखो, हम इनकी फुल फॉर्म की बात करते हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो फुल फॉर्म में ध्यान रखना, दीक्षा ऐसे लिखा जाता है, दीक्षा, ओके, दीक्षा आपको लिखनी है फुल फॉर्म, ओके। दीक्षा की फुल फॉर्म है एक्चुअली, डी से बनता है, बोलिए, दीक्षा में डी से डिजिटल बनता है, क्या बनता है, डिजिटल 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 डिजिटल। आई से बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, बस छोटी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। डिजिटल, डी से बनेगा डिजिटल, आई से बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज में क्या आता है ना, KNOWLEDGE, फॉर नॉलेज शेयरिंग, SHA, तीनों का शेयरिंग बन जाएगा, शेयरिंग। तो ध्यान रखना, दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, याद रहेगा। दूसरा टर्म है, दूसरा प्रोग्राम है निष्ठा, दूसरा प्रोग्राम है निष्ठा, NISTHA, निष्ठा। ध्यान दें, निष्ठा की फुल फॉर्म एन से बनेगा नेशनल, नेशनल लिख नहीं पा रहा हूं पूरा, नेशनल, आई से बनेगा इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव फॉर, नेशनल इनिशिएटिव फॉर, लिखा नहीं जा रहा, स्कूल हेड्स, ध्यान रखना, एस से बनेगा स्कूल हेड्स, स्कूल हेड्स, एंड टी से बनेगा टीचर्स, स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, होलिस्टिक एडवांसमेंट आप ही को लिखना है, सुन के लिख लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी निष्ठा में एन से बनेगा नेशनल, आई से बनेगा इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स, एस से बनेगा स्कूल हेड्स, संस्था प्रधान, एंड टी से बनेगा टीचर्स, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, होलिस्टिक एडवांसमेंट, समग्र उन्नति के लिए, यानी संस्था प्रधान और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय इनिशिएटिव, इनिशिएटिव समझते हो ना आप, पहल, राष्ट्रीय पहल, ओके। तो ये निष्ठा है। और तीसरा है स्माइल, स्माइल पे हो सकता है फुल फॉर्म पूछ लें आपको, कोरोना में बच्चों को घर बैठे पढ़ाए जाने का स्माइल बहुत बड़ा काम था। और स्माइल क्या है, आराम से याद रहेगा, पहले 2 लेटर तो आप खूब यूज करते हो, सोशल मीडिया, याद रखना, स्माइल केवल राजस्थान सरकार का है, बाकी नेशनल लेवल पे हैं दोनों। स्माइल में एस से बनेगा सोशल, एम से बनेगा मीडिया, तो सोशल मीडिया, स्माइल के फुल फॉर्म देखिए, सोशल मीडिया इंटरफेस, आई से बनेगा इंटरफेस, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, एल से बनेगा लर्निंग और ई से बनेगा इंगेजमेंट, इंगेज हो गए ना साहब, सगाई होगी साहब, क्या सगाई होगी, सगाई होगी साहब, इंगेजमेंट किसके साथ, लर्निंग इंगेजमेंट हुआ है किसके साथ, सोशल मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों को पढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं स्माइल। तो इसकी फुल फॉर्म देखिए, स्माइल में एस एम से बन जाएगा सोशल मीडिया, आई से बनेगा इंटरफेस, फोर एल से बनेगा लर्निंग और ई से बनेगा इंगेजमेंट। अब बहुत और बहुत खास बात सुन लें तीनों के बारे में, ध्यान रखना। सबसे पहले बात करी हमने दीक्षा, किसकी बात करी, दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा कब लागू हुआ, एक्चुअली आपको डेट बता चुके हैं हम, सितंबर 2017, पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगी। दीक्षा एक्चुअली एक एडटेक है जो स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए डिस्टेंस मोड में शिक्षा प्रोवाइड कराता है, समझिए आप। दीक्षा एक ऐप है, दीक्षा क्या है, एक ऐप है, और इसका उद्देश्य है स्टूडेंट व टीचर्स दोनों को शिक्षा उपलब्ध कराना, कंटेंट्स उपलब्ध कराना, प्रोवाइड करवाना, लेकिन खास बात दूर से, ओके। दूसरा निष्ठा, NISTHA, निष्ठा की फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। कौन सा एडवांसमेंट,
होलिस्टिक एडवांसमेंट। और ख़ास बात है निष्ठा की, बहुत बहुत और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि निष्ठा एक्चुअली टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। निष्ठा क्या है? टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग का प्रोग्राम, सबसे बड़ा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो एमएचआरडी एनसीईआरटी ने किया था, लागू किया था। हमने भी, अब सभी टीचर्स की ट्रेनिंग लेते हैं। आप भी जब जॉब में चले जाओगे ना, तो आप भी निष्ठा की ट्रेनिंग लेंगे जब तक ये चलेगा। और इसमें क्या होता है, मैं आपको बता दूं, इसमें एक्चुअली टीचर्स को सिखाया जाता, ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किस तरह से स्कूल में बच्चों के साथ पढ़ने पढ़ाने का काम करें। इसमें टीचर्स को एबीएल बेस्ड चीज़ें दी जाती है। टीचर को सोशल इमोशनल लर्निंग के बारे में ट्रेंड किया जाता है। शिक्षक को मोटिवेशनल इंटरेक्शन के बारे में ट्रेंड किया जाता है। शिक्षक को ऑनलाइन मॉनिटरिंग कैसे करें इसके बारे में ट्रेंड किया जाता है। और निष्ठा प्रोग्राम में 42 लाख टीचर्स को ट्रेंड किया जा चुका है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तीसरी बात, स्माइल। याद है आपको स्माइल? स्माइल, स्माइल की खास बात है, ये कक्षा 1 से 12 तक, स्माइल कक्षा 1 से 12 तक कोरोना के कारण से 2020 में राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया था। हमारे शिक्षा मंत्री जो थे ना, बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम डोटासरा जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और इसमें 20,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। 20,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए थे, जिनमें स्टडी कंटेंट, स्टडी मटेरियल लोड किया जाता है रोज 9 बजे मॉर्निंग में। और ये स्टूडेंट और टीचर्स के लिए रामबाण है। ठीक है, तो तीनों बातें हम आपको बता चुके हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। तो ब्रिज कोर्स हम आपको बता चुके हैं, कक्षा 1 से 8 तक। सुमेलित रेडीनेस कार्यक्रम, पहली क्लास की बुक ब्रिज कोर्स वाली, दूसरी व तीसरी की बुक का नाम पहल, चौथी और पांचवी की बुक का नाम प्रयास। अब बात है, हमारे शिक्षक हमारे हीरो हैं, तो यहां पे कॉमन सेंस लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे शिक्षक हमारे क्या हैं? हीरो हैं। हमारे शिक्षक हमारे हीरो हैं, इसका संबंध दीक्षा कार्यक्रम से है। किस कार्यक्रम से है? दीक्षा कार्यक्रम से है, क्योंकि पहली बार दीक्षा में ही टीचर्स को हीरो माना गया था, और दीक्षा में ही टीचर्स को ट्रेंड करने की बात करी गई थी। तो पहले दीक्षा हुआ, याद है, उसके बाद निष्ठा हुआ, स्माइल हुआ, और SIQE तो हम आपको खूब बता चुके हैं, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, जिसके तहत CCE, CCP, ABL, SBL वगैरह सब होता है। तो हमारे शिक्षक हमारे हीरो हैं, दीक्षा कार्यक्रम, तीनों के बारे में बता चुका हूं। चलिए साहब, चौथा प्रश्न। और यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत से बच्चों ने बोला सर ब्लूम टेक्सोनोमी करवाइए, बहुत से बच्चों ने बोला कि सीखने के प्रतिफल करवाइए, बहुत से बच्चों ने बोला सर नई शिक्षा नीति तो बताओ। हमें बहुत फील होता है। मैं आपको फिर बता दूं, आप हमारे अच्छे बच्चे तो हो, लेकिन खराब बच्चे भी हो। मैंने इतनी बेहतरीन चीज़ें दे रखी हैं NEP 2020 पे, सीखने के प्रतिफल एलोज पे, ब्लूम टेक्सोनोमी पे, इवन RCEM, पता नहीं क्या क्या दे रखा है। मैं खुद मेरे वीडियो सुन रहा था कि इतना बेहतरीन मटेरियल है, और केवल 6,000, 7,000, 8,000 बच्चों ने इसको देखा है। तो आज की वीडियो में सुन लें आप, मैं लिंक दे रहा हूँ जो आपके लिए, ये मेरे लिए नहीं है, आप ही के फायदे के लिए है। और इसके नीचे जो लिंक होगा उसमें आपको कंप्लीट 2020 की शिक्षा नीति का मेरा वीडियो है पुराना। अच्छा, आप एक चीज़ करें, आपने साइकोलॉजी अशोक पारिक चैनल सब्सक्राइब, आप में से बहुत से भाई साहब तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा, तो वो जाने, उनका काम जाने, मैं उनको बार बार नहीं कहूँगा। सब्सक्राइब आपने कर लिया है, तो फिर दूसरी गलती आप क्या कर रहे हैं? आपको वीडियोस नहीं मिल रहे। सर वीडियोस नहीं मिल रहे हमको। आप सोचिए, जब कॉमन सेंस आप नहीं रखेंगे तो ज़माने की कितनी भीड़ है, कितने लोग किस तरह से, कितने शातिर हैं, लगे हुए हैं, वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे आपको, पता है ना। इसलिए होश में आओ, ध्यान रखो अपने आप का। आप सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट और वीडियो लिखा हुआ, ऊपर वीडियोस लिखे आएंगे, वीडियोस का दबाना, वीडियोस को दबाओगे तो सीक्वेंस में सारे वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो कम से कम 2, अच्छा मैं, आप पता नहीं आप वो काम नहीं कर पाऊँ तो भी मैं आज मेरे वीडियो के नीचे लिंक दे रहा हूँ। जिसको ब्लूम की टेक्सोनोमी पढ़नी है वो मेरे इस लिंक पे जाएगा। एक वीडियो है ब्लूम की टेक्सोनोमी का, जिसमें ब्लूम की टेक्सोनोमी पूरी क्लियर हो जाएगी। एक मैं लिंक दे रहा हूँ सीखने के प्रतिफल का, जो पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक वीडियो मेरा है आपके शिक्षा नीति 2020 का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके नीचे लिंक दे रहा हूँ, उन लिंक को देख लेना आप। चलिए अब है चौथा प्रश्न। सीखने के प्रतिफल का आधार है NEP 1986, NAS 1917, RT 2009 या NCEP 2005। तो इसका सही जवाब उस वीडियो में आप क्लियर करके देख सकते हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 में हुआ था, उसके कारण से सीखने के प्रतिफल आए हैं। पांचवा प्रश्न, सीखने के प्रतिफल क्या हैं? सीखने के प्रतिफल हैं, प्रश्न देख लिया आपने, प्रश्न देख लिया, सवाल देख लिया, ऑप्शन देखिए।
सीखने के प्रतिफल हैं कक्षा के अनुसार या विषय के अनुसार। बिल्कुल कक्षा के अनुसार भी होते हैं, विषय के अनुसार भी होते हैं, आयु के अनुसार भी होते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा सभी। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, कौन सा कथन सीखने के प्रतिफल के संबंध में सही नहीं है? नहीं है तो ध्यान रखना, पहली बात, ये विशिष्ट, वास्तविक व सुपरिभाषित है, बिल्कुल सही, छात्र से संबंधित होते हैं, विशिष्ट होते हैं, वास्तविक होते हैं, सुपरिभाषित होते हैं। दूसरा, ये रेखीय प्रक्रिया पर आधारित है, ये गलत। तीसरा, ये छात्र केंद्रित जांच बिंदु हैं, बिल्कुल छात्र केंद्रित भी होते हैं, और ये चेक पॉइंट्स भी होते हैं, जांच बिंदु भी होते हैं। इनका उच्चतम स्तर सृजन करना है, बहुत कुछ बताना चाह रहा था लेकिन मेरा फोन डिस है, इसलिए मैं कुछ कम ही बात करूंगा। ये सीखने के रेखीय प्रक्रिया उच्चतम स्तर सृजन करना, ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये दूसरा गलत है। सवाल ये नहीं है कि ये गलत है इसलिए आपका उत्तर है, सवाल ये कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए परीक्षा से पहले, जो मैं देने की कोशिश करता हूं मेरे वीडियोज में। यानी ये लीनियर नहीं होते, रेखीय प्रक्रिया पर नहीं होते, बल्कि स्पाइरल हैं। स्पाइरल का मतलब समझते हो आप क्या होता है? स्पाइरल का मतलब ये होता है कि छात्रों को पहले पढ़ाएंगे, फिर उनका मूल्यांकन करेंगे, फिर जिन चीज़ों में कमजोर रह गए मूल्यांकन करेंगे, तो जो पढ़ाया आपने उसको वापस लिया ना, फिर मूल्यांकन किया, फिर जिन चीज़ों में कमजोर रह गए वापस उनको पढ़ाएंगे, उनको सिखाएंगे, तो इस तरह से स्पाइरल होता है। खास बात, इनका उच्चतम स्तर सृजन करना है, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, सुन लें। एक्चुअली एलोज सीखने के प्रतिफल जो हैं वो ब्लूम की टेक्सोनोमी पे आधारित हैं। किस पे आधारित हैं? ब्लूम की टेक्सोनोमी पे आधारित है, मैं आपको बता दूं। और ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्णन किया था, आपको पता है, उन्होंने 6 स्तर बताए थे, 1 2 3 4 5 6, याद है ना? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन बताए थे ना। लेकिन ब्लूम की टेक्सोनोमी का रिवीजन किया था एंडरसन और क्रेथवाल ने 2001 में। एंडरसन और केथवाल ने 2001 में जो रिवीजन किया था, उसमें इन्होंने इसमें 2 चेंज किए थे। एक तो ये नाउन फॉर्म में थी ब्लूम की टेक्सोनोमी के ज्ञानात्मक पक्षों के उद्देश्य के लेवल्स, उनको उन्होंने वर्ब फॉर्म में कर दिया। और दूसरी बात है, 4 नंबर विश्लेषण, 5 नंबर संश्लेषण, 6 नंबर मूल्यांकन था ना, तो एंडरसन ने नवीन रिवीजन फॉर्म में उसको क्या कर दिया, 6 वाले को ये 5 वाले पे ले और 5 वाले को 6 पे ले गए। तो 5वां था क्या? संश्लेषण था ना। और संश्लेषण आप जानते हैं ना, एक विभिन्न चीज़ों को मिला के नवीन समग्र बनाते हैं, इसलिए संश्लेषण को भी बोलते हैं सृजन। क्या बोलते हैं? सृजन। तो सीखने के प्रतिफल का अंतिम चरण सृजन है, उच्चतम चरण सृजन है, ये बात सही है। रेखीय प्रक्रिया नहीं है बल्कि साक्ष्य प्रक्रिया है। चलिए, मैं आपको, मेरी मजबूरी है अभी, ये फ़ोन डिश हो रहा है, ठीक है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी लेके चल रहा हूँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण और बेहतरीन बातें आपके लिए हैं भी। चलिए, अगला प्रश्न, कौन सा असंगत है? देखिए, चार ऑप्शन है, कौन सा असंगत है? 4 ऑप्शन है, ध्यान है ना आपको? 4 ऑप्शन है। स्माइल 13 अप्रैल 2020, याद रखना। सबसे पहले दीक्षा, याद रखना, 5 सितंबर 2017, ये डेट याद रखना, परीक्षा में पूछी जा सकती है। निष्ठा 21 अगस्त 2019, याद रखना। स्माइल 13 अप्रैल 2020। और ब्रिज कोर्स 2021-22 के लिए नहीं है, बल्कि ब्रिज कोर्स 2022-23 के लिए है। ब्रिज कोर्स 2022-23 के सेशन के लिए है। तो चारों की डेट मैंने आपको दे दी, याद रखना। दीक्षा 5 सितंबर 2017, तब याद नहीं रहे तो सितंबर 2017 याद रख लेना। उसके बाद आया था निष्ठा अगस्त 2019, उसके बाद स्माइल अप्रैल 2020। वापस आपको बता दूं, दीक्षा की फुल फॉर्म याद है ना आपको? दीक्षा की फुल फॉर्म के लिए आप बोलेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। निष्ठा NISTHA, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। और स्माइल की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना, स्माइल में सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ओके, 8 का सवाल, CCE में अभी मैंने जो आपको नई ग्रेड्स बताई हैं उसका ये सवाल लिया है। CCE में प्राथमिक स्तर अधिगम योग्यता मूल्यांकन की नवीन ग्रेड्स में एक छात्र के 70 अंक हैं। कितने अंक हैं? 70 मार्क्स हैं, 70 अंक हैं। उसको कौन सी ग्रेड्स मिलेंगी? तो बोलिए ABCD, याद है ना आपको? ग्रेड A किसको? ग्रेड A नवीनतम जो है उसमें 86 से 100, ग्रेड B 71 से 85, ग्रेड C 51 से 70, ग्रेड D 33 से 50। तो 70 अंक हैं, तो क्या मिल जाएगी उसको? ग्रेड B मिलेगी, याद है ना। और ग्रेड E क्या थी? 0 से 32। ये ग्रेड ध्यान रखना, ग्रेड E 0 से 32 वाले अभी सप्लीमेंट्री लेके दोबारा परीक्षा दे रहे हैं, 2 महीने का समय दिया गया है, CC की बात कर रहे हैं। ये ग्रेड्स कक्षा 5 की परीक्षा के लिए भी हैं और कक्षा 8 की परीक्षा के लिए भी हैं, ये ध्यान रखोगे आप। 9वां सवाल अगला है, NEP 2020। देखो पूरा वीडियो है NEP का, ठीक है ना, आप देखना चाहें तो वहां लिंक मैंने दिया है, जाएंगे आप। NEP 2020 में कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा का पैटर्न क्या है? 3+3+4+5 या 5-3-3? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5+3+3+4। आपको याद है ना इसका पैटर्न क्या है? इसके पैटर्न में पहले 5 साल, ध्यान रखना, पहले 5 साल जो 4 चीजें इसमें,
ठीक है ना। फाउंडेशन, प्रिपेरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। मिडिल और सेकेंडरी की चिंता करनी नहीं, आप इसको यूँ याद रख सकते हैं। अभी सेकेंडरी जो है इसमें कक्षा 1 से 12 तक की क्लास है, ठीक है ना। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले 5 साल, 5 साल का मतलब 5 साल में पहले 2 साल, माफ करें, पहले 3 साल तो जाएंगे प्री स्कूल में, आंगनबाड़ी में, प्री प्राइमरी में, पहले 3 साल, ठीक है ना। नर्सरी भी उसमें शामिल हो जाएगा, प्रेप वगैरह भी शामिल हो जाएगा। तो पहले 3 साल आंगनबाड़ी में जाएंगे। स्कूल आने से पहले ही हो जाएगा ये काम, अपनी ये स्कूल जो है ना, एक कक्षा 1 से शुरू होती है, उससे पहले। तो बच्चा 3 साल की उम्र में स्कूल आना शुरू करेगा और पहले 3 साल वो गुजार देगा प्री प्राइमरी में। उसके बाद कक्षा 1 व 2, 2 वर्ष ये हो गए उसके, तो ये मिला के 5 साल हो गया। इसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। उसके बाद वो क्लास 2 होगी ना उसकी, 3 साल तो प्री प्राइमरी और फिर पहली और दूसरी क्लास, तो दूसरी क्लास पास कर ली। अब तीसरी क्लास में आएगा ना, तो तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास 3 साल पढ़ेगा वो, प्राइमरी लेवल पूरा हो जाएगा उसका। इसको बोलते हैं प्रिपेटरी लेवल, ठीक है। तो 5वीं कक्षा तक काम पूरा हो गया उसका। उसके बाद वो 6ठी क्लास में जाएगा, तो 6ठी, 7वीं, 8वीं फिर 3 साल लगे, और इस बार उसको बोलते हैं मिडिल, अभी भी मिडिल स्कूल बोलते हैं। तो 8वीं क्लास पास कर लेगा, मिडिल स्कूल हो जाएगा। और उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में 4 साल लगे ना, तो आखिरी स्टेज आ जाएगी 4 वर्ष वाली, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। और अब यहाँ तक वो 12वीं कर लेगा। तो याद रखना, 5 + 3 + 3 + 4, पहले 5 में वो दूसरी क्लास तक ही पढ़ेगा, उसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। दूसरे 3 साल में वो 5वीं तक पढ़ लेगा, जिसको बोलेंगे प्रिपेरेटरी स्टेज, हमने दिया है बुक में, ऐप में, हर जगह। और तीसरे में 8वीं तक पढ़ लेगा, जिसको मिडिल स्टेज बोलेंगे, मिडिल स्टेज बोलेंगे। और चौथे में सेकेंडरी स्टेज बोलेंगे। उम्र भी पूछी जा सकती है आपको, ठीक है ना। तो 3 साल का जब आएगा प्री प्राइमरी में, 5 साल उसको लगेंगे, तो पहला जो ग्रुप है वो हो जाएगा 3 से 8, क्या हो जाएगा, 3 से 8। दूसरा ग्रुप फिर 3 साल, तो 8 से 11। तीसरे ग्रुप में फिर 3 साल, तो 11 से 14। और तीसरे ग्रुप में फिर 4 साल, तो 14 से 18। इस तरह से एनईपी 2020 बहुत ही खास है, बहुत महत्वपूर्ण। एनईपी 2020 की एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो परीक्षा में आ सकती है, अभी पीटीटी की परीक्षा में आई थी वो, कि साहब एनईपी में 100% नामांकन का लक्ष्य कब तक रखा गया है। 100% नामांकन का लक्ष्य कौन से वर्ष तक है, तो जिसका जवाब हो जाएगा 2030। याद रखना इसको, 2030 तक 100% नॉमिनेशन की बात की गई है एनईपी 2020 में। ओके, आखिरी प्रश्न है शायद, एनईपी के अध्यक्ष कौन है। एनईपी के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये एनईपी 2020 है, जो 36 वर्षों बाद आई है, 86 के बाद। भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, नवीनतम है। तो अध्यक्ष कौन है, तो इसका जवाब हो जाएगा, मैं चारों ऑप्शन दिखाता हूं आपको, नीचे रह गया वो, चलिए कोई बात नहीं। इसके अध्यक्ष कौन है, तो जवाब आ जाएगा, इसके अध्यक्ष हैं के कस्तूरी रंगन। कौन है, के कस्तूरी रंगन। लेकिन खास बात सुन लें, धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री, आपको पता है ना, एमएचआरडी खत्म हो गई, जो 1985 में राजीव गांधी ने बनाया था, अभी बन गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। रमेश पोखरियाल निशंक एमएचआरडी मंत्री थे, नई शिक्षा नीति में एमएचआरडी के स्थान पे शिक्षा मंत्रालय बन गया, हालांकि उसका एक सब पोर्टफोलियो एमएचआरडी के पास है, छोटा विभाग है। टीआर सुब्रमण्यम ने भी काम किया था नवीन शिक्षा नीति के बारे में, लेकिन उनकी बात फाइनल नहीं हुई, और फाइनल जिनकी बात हुई वो हैं के कस्तूरी रंगन, जो इसका आंसर है। ओके, जाने से पहले एक और प्रश्न आपके साथ करना चाहूंगा, और वो ये है कि अभी कल हम स्कूल में थे, शनिवार था, तो याद रखना सैटरडे नो बैग्स डे। शनिवार बच्चे स्कूल में अपना बैग नहीं लाते। मैंने नीचे लिंक दिए हैं, उनको लिंक को देख के अब पुराने वीडियोस पे जाओगे, वो निश्चित रूप से आपको फायदा देंगे। शिक्षा नीति, ब्लूम टेक्सोनोमी, सीखने के प्रतिफल, और भी जाने क्या क्या है, आपकी मर्जी है, जितना जल्दी आप जा सको उतना आपको फायदा मिलेगा। मैं तो खैर आपके साथ जुड़ा हूँ, मन लगा के तैयारी करिए, आराम से पढ़िए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। निश्चित रूप से पात्रता परीक्षा आपको इतनी आसान लगेगी कि आप उछलते हुए आओगे, और पात्रता के जस्ट बाद हम आपको संभाल लेंगे। थैंक यू, बाय।